हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छोटे बच्चों वाला चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, है ना। सबको तो छोटा बहुत इतना तो फीलिंग आया होगा कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, नहीं क्या? अब अपने अंदाज से डिफाइन कर सकते हो कब कहोगे कोई बॉडी रेस्ट में है और कब कहोगे कोई बॉडी मोशन में है? कब कहोगे? When you will say that a body is at rest. Suppose you want to give a statement. Explain when you will say that a body is at rest. बोलो. Sir, when a body is not moving in non-space surrounding, it is at rest. Body is not moving with respect to the Surrounding. with respect to the surrounding. It is not moving. Then it is said to be at rest. नहीं? अच्छा, तो ऐसे कह सकते ना? When you are moving in a train, you find the tree outside is moving. If the tree is moving, no, then it is with respect to the surrounding. आपको लगता है कि ये मूव कर रहा है? सही डेफिनेशन क्या होगा? कोई बॉडी रेस्ट में है, सही डेफिनेशन क्या होगा? अगर कोई बॉडी का पोजीशन बदल नहीं रहा है, जहां था वहीं पे है। पोजीशन मतलब यू कैन कॉल इट फॉर द टाइम बीइंग इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग, यू से द पार्टिकल इज एट रेस्ट। द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, इट इज इन मोशन। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ढेर सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं मेनी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और बहुत सारी चीजें इसके बारे में। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारा चीज देखेंगे। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, आज का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। ये फिजिक्स का एक हिस्सा में आता है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स वेयर मोशन ऑफ ए बॉडी स्टडीड विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। कोई बॉडी ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो कितना दूर गया, कितना समय में जाएगा, वो सब देखेंगे। लेकिन क्यों जा रहा है वो स्टडी नहीं करेंगे। व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग, हाउ कम दिस बॉडी इज मूविंग, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं आज की पढ़ाई। पहला देखेंगे कब एक बॉडी रेस्ट में है। कहेंगे इफ पोजीशन का मतलब हुआ, इनफैक्ट पोजीशन वेक्टर होता है, फिलहाल हम इसको कहेंगे पोजीशन का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है आप जानते हो? इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ और पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग then it is said to be at rest। हमें जो चीजें रेस्ट में दिख रहा है वो रेस्ट में कोई जरूरी नहीं है। हमें जो चीजें रेस्ट में है करके दिख रहा है वो रेस्ट में होगा कोई जरूरी नहीं है। हमें तो दिख रहा है कि आप रेस्ट में बैठे हो, यू आर सिटिंग एट रेस्ट, जबकि both of us are spinning with earth and moving around sun. Are we at rest? No, we are in motion। है ही नहीं? हमें लग रहा है, हमें क्या लग रहा है उस पर ध्यान मत दो। अगर हम कहेंगे coordinate of a body is not changing, then it is said to be at rest, else it is in motion, else it is in motion। अच्छा, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ ढेर सारे चीजें होता है। वो सारे फिजिकल थिंग को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला टर्म देखते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉर ए बॉडी इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, हम कैसे पता करते हैं, है ना। For a body in motion, the
length of the path moved is called distance. क्या अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो जिस रास्ते में गया उस रास्ता का लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी, तो आप कहेंगे दैट इज व्हाट इज गिविंग यू द डिस्टेंस मूव्ड. सपोज कोई बॉडी यहां से शुरू किया, ऐसा होते हुए आके यहाँ पे पहुंचा, इस रास्ते में गया, इस रास्ते में गया, तो आप कहोगे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है कि यहां से शुरू करके ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इटसेल्फ इज कॉल्ड द डिस्टेंस मूव्ड डी. समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड बाय द बॉडी, है ना. तो d is representing the distance. I will call distance as d. So d is the distance moved. That is the length of the path moved. कितना सिंपल टर्म है, ये सबको मालूम है, कोई नई चीज इसमें है नहीं. Let us go for next point related to the distance moved. Beat number 2. क्या आप लोग ये सारा चीज लिख दिए? लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड इज द डिस्टेंस, ये आप लोग लिख चुके हो. ठीक है, फॉर ए बॉडी इन मोशन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस. अच्छा, बीट नंबर 2. अच्छा बताओ, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? लेंथ है ना, तो यूनिट क्या होगा? केजी है कि नहीं? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऑल दैट. तो हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना. अब एक जगह से यहां से भुवनेश्वर का डिस्टेंस कितना है, मतलब रास्ते में जाएंगे, संबलपुर होते हुए जाएंगे तो कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है? नहीं, हमें दूसरे रास्ते में जाने में कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है, वो इसमें लगाते हो ना मैप में. और गूगल आंटी बोलती रहती है इधर मुड़ो उधर मुड़ो. वो क्या बोलती है गूगल आंटी कि इधर से जाओ उधर से जाओ, इधर से जाओगे इतना डिस्टेंस होगा, इधर से जाओ उधर इतना डिस्टेंस होगा. नहीं, तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्या ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचो तो. ही हैज मूव्ड -10 मीटर्स. हाउ कैन यू मूव? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. क्या ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है जिसका लेंथ नेगेटिव है? इम्पॉसिबल है. लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हरदम पॉजिटिव होता है कि नहीं. और यूनिट क्या हो गया? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर. हम लोग अभी यहाँ पर मोस्टली मीटर और किलोमीटर में डील करेंगे, जबकि सेंटीमीटर में भी होता है ना. अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, इसका यूनिट हुआ मीटर और किलोमीटर. चलिए, उसका एक सिमिलर क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्या है ये चीज समझते हैं. इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय ए क्वांटिटी लाइक दिस. क्या है ये चीज? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. तो हम लिखेंगे व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन to other, its displacement is defined as a vector, defined as a vector whose magnitude is the shortest distance
between starting and ending point of motion, starting and ending point of motion, एंड अब ये डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो फिर अगर मैग्नीट्यूड पता चल गया तो डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, हम कहेंगे एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स टू the ending point. From starting point to the ending point. ये चीज को समझना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है ना, that is the shortest distance between starting point and ending point. जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोई पार्टिकल, सपोज चलो मानते हैं कि ये चलना शुरू किया और कैसे गया, सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज इन ए पाथ लाइक दिस, यहाँ पे आके पहुंचा। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस मूव्ड। इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, और हम जानते हैं किसी एक वेक्टर को हम ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ जाता हुआ कोई वेक्टर, ये वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और बी में सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा? सीधा जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड डायरेक्शन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो ये जो चीज है आपको समझ में आया। थोड़ा दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। दिखने में तो दोनों ही डिस्टेंस है, एक इज द एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड, अदर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we want to see the differences between distance and displacement. Suppose हम कहेंगे, here you write distance moved and displacement moved. क्या पहला डिफरेंस बता सकते हो दोनों में? पहला डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? सर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज। यस, देखा, अभी तो हम लोग पता चल गया कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये चीज समझ में आ गया। दूसरा हुआ कि जो डिस्टेंस है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। A particle moved -10 meter, this sentence is no meaning, it cannot be negative। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? चलो सोचते हैं। ये पार्टिकल मूव्स -10 meters towards east, यस सर, 10 meters towards, that is 10 meter towards west। हाँ, ये नेगेटिव हो सकता है, it can be negative। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट कैन बी नेगेटिव। हियर ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, डिस्टेंस का जो यूनिट है डिस्प्लेसमेंट में वही यूनिट है। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, सोचो और बताना, अगर कोई पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है? सपोज कोई पार्टिकल यहां से शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, जब जितना समय तक मूव करेगा उतना उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, है कि नहीं? पूरा लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन सोचो तो, जब वो यहां तक गया था डिस्प्लेसमेंट था ये,
जब वो यहाँ तक गया था डिस्प्लेसमेंट गया था ये, जब वो वापस यहाँ पे आ गया था डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरली इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? फॉर ए पार्टिकल इन मोशन, फॉर ए पार्टिकल in motion, for a particle in motion, distance moved continuously increases, distance moved continuously increases। जब तक मोशन में है डिस्टेंस मूव्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बट हम बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट का तो हम कहेंगे हाँ ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है। फॉर ए पार्टिकल इन मोशन डिस्प्लेसमेंट magnitude may not continuously increase। ठीक है क्या? अगर कोई पार्टिकल मान लो सीधे ही जा रहा है, सीधा ही जाया जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, क्या इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर सीधे में जाएगा तभी ना। अदरवाइज अगर पार्टिकल कोई कॉर्ड पाथ में जा रहा है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अच्छा, क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं? ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मीटर में, वो भी मीटर में। क्या ऐड कर सकते हैं दोनों को? नहीं कर सकते, क्योंकि वन इज वेक्टर और अदर इज स्केलर, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड बिकॉज दे आर नॉट देयर। सॉरी सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। हाँ ठीक है, तो दोनों तो लेंथ है मीटर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों को ऐड नहीं कर सकते, एक वेक्टर है एक स्केलर है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस मूव्ड can be ordinarily added। मतलब कोई आदमी 50 मीटर गया, उसके बाद 30 मीटर गया, टोटल डिस्टेंस कितना गया? 50 + 30 80 मीटर्स। कोई आदमी 40 मीटर गया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद 30 मीटर गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कैन यू से इट इज 40 + 30? नो। सोचो, कोई आदमी 40 मीटर गया, पहला डिस्प्लेसमेंट, फिर गया डिस्प्लेसमेंट कितना? 30 मीटर मान लो, ऊपर चला गया, कितना? 30। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां तक। क्या है ये? लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, होल डबल। लेकिन डिस्टेंस कितना गया? पहले गया 40, फिर गया 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? जस्ट 70। बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑर्डिनरी सम, इट इज वेक्टर सम। वेक्टर के लिए हमें ट्रायंगल लॉ यूज करके निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसमें? हम देखें कि डिस्टेंस कैन बी मूव्ड, कैन बी ऑर्डिनरली एडेड, बट displacements of a particle are to be added vectorially। इनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा और डिस्टेंसेस को ऑर्डिनरली ऐड करना पड़ेगा। कोई पार्टिकल का अगर हम कहेंगे डिस्टेंस गया है 30 मीटर, फिर डिस्टेंस गया है 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना गया? 30 + 40 = 70 मीटर। कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहले हुआ 30 मीटर, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट बस 40 मीटर,
टोटल डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉट 30 + 40, यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ये समझ में आ गया डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग डिस्प्लेस हो गया है, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा हटा के रखेंगे तो ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आर टू बी एडेड वेक्टोरियली। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अभी आपको अगर समझ में आया तो बताओ। सपोज कुछ डिस्कशंस लेते हैं। सपोज आप राउरकेला स्टेशन से, राउरकेला रेलवे स्टेशन से शुरू किए और हावड़ा स्टेशन में, कलकत्ता में आप जाके पहुंचे, भुवनेश्वर जाके पहुंचे। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। आप कार लेके भी जा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करते कैसे मजा लेते हुए, या फिर ट्रेन में भी जा सकते हो ऐसे करते। ये ट्रेन है तो दोनों रास्ते में जाओगे तो क्या बता सकते हो कौन सा केस में योर डिस्प्लेसमेंट विल बी मूव व्हेन यू मूव बाय कार और बाय ट्रेन? सर हम तो कभी गए नहीं है। सर बोथ द डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। हाँ, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल होगा। दोनों का इक्वल होगा। दोनों ही केस में आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। चलो, आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जब आप ऑटो में जाते हो, ऑटो वाला कहता है ना यहाँ से वहां तक जाना इतना पैसा लगेगा, वो जो पैसा आपको चार्ज करता है, द मनी ही चार्जेस इज एज पर द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस। सोचो तो, द डिस्टेंस। अगर वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चार्ज करेगा तो मान लो आप घर से निकले, घूम फिर के फिर से घर पे आ गए, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? जीरो। जीरो। तो हाँ, तो जीरो हो जाएगा, तो उसको कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, ही चार्जिंग फॉर द डिस्टेंस। अच्छा, ये भी आपको समझ में आया। अब बताओ, फॉर ए बॉडी, और बॉडी ये जस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए बॉडी इज said to be at rest for or over certain period of time, certain period of time, if dash moved by the body during this period is zero। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है डिस्टेंस, बी में दिया है डिस्प्लेसमेंट, सी में दिया है बोथ। कोई बॉडी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रेस्ट में है, हम कब कहेंगे? इज एट रेस्ट ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर उस पीरियड में उसका डिस्टेंस मूव्ड जीरो है कि डिस्प्लेसमेंट मूव्ड जीरो है? कोई बोल रहा है बोथ होगा, दोनों ही जीरो होना चाहिए। अच्छा सोचो तो, 9 बजे, दिन के 9 बजे आप यहाँ पे थे, 9 से 11 बजे तक मान लो आप ऐसे घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गए, कितना बजे पहुंचे? 11 बजे। तो 9 से 11 बजे तक समय में क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है? हाँ, क्या आप रेस्ट में थे? डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप रेस्ट में थे क्या? रेस्ट में तो नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब नहीं कि बॉडी रेस्ट में है, हो सकता है घूम फिर के वापस आ गया होगा, लेकिन डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट जीरो। तो कोई बॉडी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रेस्ट में रहेगा, तब कब हम कहेंगे? जब कौन सा आंसर होगा? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड इज जीरो। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस मूव्ड इन दैट पीरियड इज जीरो है, समझ? ठीक है, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज बोथ। कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होना कोई जरूरी नहीं है,
डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तब भी बॉडी रेस्ट में रहेगा कोई जरूरी नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से कोई बॉडी रेस्ट में है कहेंगे तो सही नहीं है। क्लास टीचर क्लास खत्म करके गए, दूसरे टीचर आएंगे, बीच में 5 मिनट में आप टॉयलेट जाके फिर क्लासरूम में आ गए वापस, तो दूसरा टीचर आके बोलेंगे क्या? पहला टीचर को पूछेंगे ये क्लास में था? हाँ था। दूसरे टीचर बोलेंगे हाँ मैं भी देख रहा हूँ क्लास में, मतलब कहीं नहीं गया है। क्या इसका मतलब है मूव नहीं किया है? नहीं, मूव किया है, बीच में गया था नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है का मतलब नहीं है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो है का मतलब नहीं है कि बॉडी रेस्ट में। हाँ, अगर डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम देन ओनली यू से द बॉडी इज एट रेस्ट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से? यस। चलिए अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल to have a case where bit number 1 distance moved by a body is not zero but displacement moved is zero? क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा बीट में है displacement moved by, yes, displacement moved by a body is not zero but distance moved is zero. क्या ऐसा हो सकता है? दोनों में से कौन कौन सा केस हो सकता है? पहला केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है क्या? सेकंड डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज नॉट जीरो, डिस्टेंस जो मूव किया है वो जीरो नहीं है, कुछ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसा हो सकता है? कौन सा केस में? Sir, when we start from the same place and end at the same point, जहां से शुरू किए वहीं पे वापस आ गए। आज आप दिन भर घूमे, घूमने के बाद सुबह घर से निकले और शाम को घर पे पहुंच गए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो, बट डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट जीरो। हाँ यस, ये पहला वाला यस हो सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड केस? ये हो सकता है, ये केस हो सकता है क्या? no sir. डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इज नॉट जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो बट डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो। डिस्टेंस कुछ गया ही नहीं, अरे डिस्टेंस नहीं गया तो उसका मोशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मोशन होने से तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है। डिस्टेंस ही नहीं गया मतलब इट हैज नॉट मूव्ड, इट वाज एट रेस्ट, है ना। तो हम कहेंगे ये वाला केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a particle is moving in a circle of radius r after half revolution. Find ratio of find bit number 1 distance moved, दूसरा है magnitude of displacement, यस। थोड़ा सोच के बताओ, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और कुछ यहाँ से वो चलना शुरू किया है। इट हैज स्टार्टेड मोशन फ्रॉम वन पॉइंट समवेयर हियर। आधा रिवॉल्यूशन के बाद इधर से गया, आके यहाँ पर पहुंचा। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन
तो आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इज लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज लेंथ ऑफ द पाथ। तो पहला बिट का आंसर हुआ सॉल्यूशन में डिस्टेंस मूव्ड हाफ टू पाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 पाई आर। कितना है, इट इज पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू मालूम है ना, yes sir 3.1 यू टेक 22/7, 3.14 हाँ 3.14, इतना लेने से काम निकल जाता है, नहीं तो उसका एक लंबा नाम है, मे आई हैव ए स्मॉल कंटेनर ऑफ कॉफी, मैडम जानते हो पाई का वैल्यू ऐसे, मे आई हैव ए स्मॉल कंटेनर ऑफ कॉफी, मैडम वैल्यू डाल दो, कितना हुआ 3.141, ये कितना है 5, ऐसे करके गिनती करते जाओ, वैल्यू डालते जाओ, आपको पाई का वैल्यू मिल जाएगा छोटा सा, ना, मे आई हैव ए स्मॉल कंटेनर ऑफ कॉफी, मैडम ऐसे करके। अच्छा, तो हम देख रहे थे डिस्टेंस मूव्ड इज पाई आर, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कहां से शुरू किया कहां खत्म हुआ, नो 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 भाई, क्यों जीरो होगा, सर 2r डिस्प्लेसमेंट देखो ना, वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो वेक्टर होता है वो ऐसा होता है वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2r यस, लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क, अगर इसका रेडियस r है इट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, क्या देख रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2r, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ये हमें समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एक पेड़ है ना, और यहाँ पे कोई एक बंदर बैठा हुआ था किसी डाली पे, ठीक है, अब ये कितना दूर पे कितना हाइट पे बैठा हुआ था, से इट वाज एट ए हाइट ऑफ समथिंग लाइक 12 मीटर। अब वो बंदर कूद गया तो गिरेगा तो ऐसा गिरा, ऐसा करके ऐसा गिरा, ठीक है, अब ये कितना दूर पे गिरा, पेड़ से 5 मीटर दूरी पे गिरा। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, आप सोच रहे हो कि उसका टेल कैसे पेड़ में घुस गया, ऐसे होता है, ठीक है ना, तो ये ऐसे गिरा, ये हो गया, क्या लिखेंगे, ए मॉन्की मेरा फेवरेट एनिमल है, मैं प्रेसिडेंट होता तो इसको नेशनल एनिमल बनाता। ए मॉन्की जंप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 meters from a tree, 12 meters, and falls at a distance 5 meter from tree as shown. अच्छा, 5 meters as shown. Find magnitude of displacement of the monkey का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। मेरे ख्याल से आप कर लोगे, जिनका दिमाग बंदर जैसे चलता है फटाफट बता देंगे। कोई बताया क्या आंसर? सौमिक बताया। कितना हुआ आंसर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, यहां से यहां पर कूदा है, ये निकालना था हमें डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना हुआ आंसर? यू कैन मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? 13 मीटर्स। देखा, 13 मीटर्स।
यू कैन टेल इट नाउ। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज सो सिंपल। वो कूदा कुछ यहाँ से 12 मीटर हाइट से और गिरा कुछ यहाँ पे 5 मीटर दूरी पे, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, चाहे रास्ता उसका ऐसे था, रास्ते से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, है ना। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, here magnitude of displacement is going to be 12 square 5 square 4 double, that is 13 मीटर। ध्यान रहे कि डिस्टेंस डिपेंड करता है कौन से रास्ते में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है कौन से रास्ते में जा रहा है। इसलिए जहां पर हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे ना, वहां पे थोड़ा ये चीज को भी मेंशन कर लेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां पे लिख रहे थे, यहाँ पे। हाँ, तो distance moved depends upon the path followed, but displacement moved does not depend on the path followed, है कि नहीं। इस चीज को यहाँ पे थोड़ा हम लोग मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 में लिख देंगे it depends on the path followed, कौन से रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। जबकि यहाँ पर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कोई भी रास्ते में जाए, कहां से कहां पर गया वही मैटर करता है, कहां से कहां पर गया वही मैटर करता है, लेकिन कौन से रास्ते में गया ये मैटर नहीं करता है। हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पॉइंट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखे थे, अच्छा ठीक है, लिख लो आप लोग। डिस्टेंस के केस में क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ फॉलोड। दूसरा वाला केस में क्या था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी पाथ फॉलोड। अच्छा, ये आप लोग कंप्लीट कर लिए। लेट अस सी दिस क्वेश्चन इन फिगर shown two particles P and Q move from A to B in different paths। P कैसे गया, सपोज P goes in a path like this, P ऐसा रास्ते में गया, P यहाँ से निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, करते करते P आके पहुंचा यहाँ पे, फॉलोइंग ए पाथ लाइक दिस। कौन गया, P। Q कैसे गया, Q ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, Q goes like this, ठीक है ना। Q आके पहुंचा यहाँ पे, ऐसा रास्ते में कौन गया, Q गया। P and Q follow different paths and move from A to B, ऐसा हमें दिया गया है। Question is whose or which one moves more displacement, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, सर दोनों का सेम, बोथ आर इक्वल। यस, मोर डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, कौन डिस्टेंस ज्यादा गया है। चलिए सोच के बताते हैं, P और Q में से कौन ज्यादा डिस्टेंस गया, कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गया। सोचो सोचो आप लोग। Q ज्यादा डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी पाथ फॉलोड। इट डिपेंड्स कि कहां से कहां पर गए हो, A से B तक गए हो तो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी सेम। पहला चीज पता चल गया सॉल्यूशन में कि सेम डिस्प्लेसमेंट। अब बात ये करना था कि कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है। सर डिस्टेंस भी सेम है,
डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा चलिए सोचते हैं, कोई बोल रहा है कि डिस्टेंस भी सेम है, आप लोग क्या बोल रहे हो? Yes sir, distance to same. देखो तो ये गया कितना, सपोज हम कहेंगे ये एक एक यूनिट है 1 मीटर, सपोज समझने के लिए 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Sir, same. दोनों का सेम गया कि नहीं गया है? क्योंकि ये भी तो ऐसे ऐसे करते करते 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू दिस होल, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू दिस होल। तो हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड इज आल्सो सेम, सेम डिस्टेंस। जब आप वो मोबाइल में कीपैड वाला मोबाइल में आता ना स्नेक वाला गेम खेलते हो, ये कोने से वो कोने में जाना है, कोई घूम के जाएगा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा कि कुट 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 करके जाएगा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, दोनों में बराबर जा रहा है वो, है कि नहीं? इट मूव्स सेम डिस्टेंस। आपको लग रहा है कि आप ज्यादा डिस्टेंस जा रहे हो बिकॉज इट इज मूविंग इन रेक्टेंगुलर पाथ्स लाइक दिस। समझ में आया? चलिए जो समझ में आया लिख लीजिए उसको। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ए पार्टिकल is moving in a circle. Find the ratio of displacement magnitude to the distance moved after 1/4 revolution, after it moves ऐसे लिख देते हैं, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। after it moves or it makes an angle 90 degree at center. After it makes an angle 90 degree at the center, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा था और मान लो कि यहां से चलना शुरू किया, 90 डिग्री जब करेगा तो कहां पे आके पहुंचेगा? यहां पे पहुंचेगा। इट मूव्स एन एंगल 90 डिग्री। पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस मूव। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो? Yes sir. बनाइए फटाफट। हाँ लेकिन ध्यान रहे सर्किल का रेडियस दिया नहीं है, सर्किल का रेडियस दिया नहीं है। आप अश्यूम कर सकते हो सर आर यस यू अश्यूम, आर ले लो, एल ले लो, कुछ भी ले लो, निकालो और देखो व्हाट इज द रेशियो कमिंग आउट टू बी। डू इट नाउ। तो सॉल्यूशन बनाएंगे। आप लोग काफी कोशिश की हो, आप में से काफी लोग सही आंसर भी दिए हैं। फॉर ए टू बी मोशन, मतलब ए से गया बी तक गया, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस कितना गया है? पूरा जाता है एक बार घूम के तो 2 पाई आर जाता है, पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4, इट इज पाई आर बाई 2। हाँ ये सही है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक का ये पाइथागोरस थ्योरम। देखा कितनी स्मार्टली वो सोच रहा है। r square होल रूट ऑफ r इज √2r। नाउ रेशियो किसका पूछा था? डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस मूव्ड इज गिवन बाय कितना हुआ? इट इज √2r बाय पाई r बाय 2, सॉरी पाई r बाय
हाँ पाई आर बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, आर आर को खा जाएगा, 2√2 बाई पाई। करेक्ट, एकदम बढ़िया है। मेरा ठीक था। यस, मैं तो वही सुन रहा हूँ, यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, सोच के बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तुम लोग ये छोटी छोटी चीज को सोच लेना चाहिए, है ना। अच्छा मैं पाई का वैल्यू निकालने लगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहला जो आंसर बताएगा ही स्मार्ट। ये क्वेश्चन को ही थोड़ा मैं मॉडिफाई करने वाला, देखता हूं कौन पहले बताता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज दे रहा हूं। यस, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है फिर इट मेक्स 90 डिग्री दिया था ना, दूसरा केस में हो गया 60 डिग्री एट द सेंटर। अब देखे तो वो कौन पहले बनाता है? नाउ इट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एट द सेंटर। हाँ सोचिए 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 कि अब क्या होगा? रेशियो ऑफ डिस्टेंस, वही क्वेश्चन तो दिए हैं आपके सामने। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस मूव्ड आफ्टर इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। अब 60 डिग्री जब करेगा तब की बात पूछा जा रहा है। चलिए ये हो गया सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस मालूम नहीं है, और हम कहेंगे कि ये ऐसा है। अब कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू किया चलना, और कुछ समय पे किसी समय में वो कुछ यहाँ पे था, है ना। जब वो 60 डिग्री गया है, जब वो 60 डिग्री गया है मतलब कहाँ पर गया होगा? ये कुछ यहाँ पर आया होगा, है ना। ये 60 डिग्री गया है। जब वो यहाँ से यहाँ पर गया है, ए से बी तक गया है, आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस मूव्ड, दोनों का रेशियो 3:पाई। कोई पहला आंसर दे रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। पहले निकालते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड। सॉल्यूशन में देखेंगे डिस्टेंस मूव्ड, थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलिए आप लोग ट्राई करिए, यू कैन डू। So the distance moved when it moves from A to B, distance moved is equal to, पूरा एक बार घूमता है तो जाता है 2πr, नहीं अगर ये रेडियस r है तो। अच्छा ये बता सकते हो क्या, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरे का कितना हिस्सा होगा? 1/6 पार्ट। क्यों? क्योंकि सेंटर में कितना, ये अंदर कितना होता है एंगल? 360 डिग्री। 60 इज 1/6 पार्ट ऑफ 360 डिग्री, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/6 into 2πr। क्या ये चीज सबको समझ में आया? आया ना। अच्छा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड? यस, देखो तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यस यस यस, ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये 60 है तो ये दोनों भी 60 होंगे, मतलब दैट इज इक्वल टू आर। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं? ये हो गया आर। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो गया 2πr/6, दैट इज πr/3, πr/3 होल डिवाइडेड बाय r। तो r को खा गया। ओ उल्टा लिख दिया, सॉरी, हमें तो पहले लिखना था, यस हमें लिखना था r डिवाइडेड बाय πr/3, so it is coming 3/π। वेरी गुड, बढ़िया है। सबसे पहला सही आंसर ऑफलाइन क्लास में मिल गया, ऑनलाइन वाले थोड़ी पीछे रह गए। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको? हाँ अस्मिता दे रही है पहला आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा रुक जाइए। अच्छा ये क्वेश्चन सबको बढ़िया से समझ में आ गया। ये आर क्यों हुआ समझ में आया? बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये होगा। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।
अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, कोशिश करो निकालने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए व्हील of radius r, Sir, wheel. a wheel of radius r rolls on a floor. Find displacement of lowest point of the wheel, lowest point of wheel in one complete revolution. Zero. व्हील रोल कर रहा है, रोल कर रहा है का मतलब नहीं है कि अपनी जगह घूम रहा है, ये घूमते घूमते आगे जा रहा है, रोल कर रहा है मतलब ये जा रहा है आगे की तरफ। जब तक एक बार पूरा घूम लेगा तब तक लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये अपनी जगह घूमता तो जीरो हो जाता, अब जीरो होगा क्या, जब तक ये एक बार रोल कर लेगा आके कहीं यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये आके कहीं यहां पहुंच जाएगा, तो तब तक क्या लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लोएस्ट पॉइंट वहां पर कहां होगा, लोएस्ट पॉइंट विल बी समवेयर हियर, है कि नहीं, द लोएस्ट पॉइंट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जब तक ये एक बार पूरा घूमेगा, रेडियस इसका आर है, एक बार पूरा घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना दूर जाएगा, क्या कोई बताएगा कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कितना, 2 पाई आर, क्योंकि ये जो है एक बार घूम जाएगा तो कितना दूर आगे जाएगा, 2 पाई आर, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज 2 पाई आर। क्या बात सबको समझ में आया, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, जब तक ये एक बार घूम गया तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर, किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन बताने वाले को शाबाशी मिलने का, क्या है अगला क्वेश्चन, लेट मी गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको खत्म कर दीजिए, समझ में आ रहा ना, अच्छा तो जब कोई व्हील घूमता है एक कंप्लीट रोटेशन में कितना दूर आगे जाता है, रोल करता है, तो रोल करना और घूमना डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अपनी पंखा इज रोटेटिंग अबाउट इट, द फैन इज मूविंग रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और दिस इज रोलिंग, नहीं, रोल करते हुए आगे जा रहा है, तो आप कहोगे जब तक ये पूरा एक बार घूमेगा लोएस्ट पॉइंट कितना दूर गया होगा, ऐसे, यस। चलिए अगला क्वेश्चन, a wheel is rolling a wheel of radius r, a wheel of radius r, of radius r is rolling on a floor. Find magnitude of displacement of lowest point of wheel, lowest point of wheel after half revolution. 1/2 pi r square. हाफ रिवॉल्यूशन, गलत है, सोचो उसको। नाउ आई एम वर्किंग इट आउट, आप लोगों का आंसर आया 2r, कुछ लोगों का आंसर आया पाई आर, नहीं, चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन को, समझो। क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई एक व्हील था, व्हील रोल करते हुए आगे जा रहा था, मतलब घूमते घूमते जा रहा था,
और थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब तक ये पूरा एक बार घूम लेता है कितना दूर गया होता है ये गया होता है डिस्टेंस 2 पाई r। अच्छा हाफ रिवोल्यूशन के बाद बीच में कहीं होगा, है कि नहीं? अच्छा ये जो लोएस्ट पॉइंट है एक पूरा रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पर था, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट कहाँ होगा? इस पोजीशन में ऊपर होगा ना? यस। तो सोचो तो ये डिस्टेंस कितना है? 2r। ये डिस्टेंस कितना है? पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। अंधा है कि गधा? ये पाई r हुआ, ये 2r हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका स्क्वायर होल ओवर। समझ में आया कि नहीं आया? Is it understood? Is it understood? After half revolution वो पॉइंट पोजीशन कहाँ पे होगा? जो P है, जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट कहाँ पे होगा? P डैश पे होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r। ये कितना होगा? पाई r। तो आप कहोगे आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन magnitude of displacement is going to be, magnitude of displacement is 2r का स्क्वायर पाई r का स्क्वायर होल ओवर। अब आप सिंपलीफाई करना चाहो तो करो और एल्स लीव इट लाइक दिस। मैं चाहता था कि आपको अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया। सो यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दिस। कब? आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया? बस ये समझ में आना चाहिए था कि आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन जो लोएस्ट पॉइंट है वो हाईएस्ट पोजीशन में होगा, है ना? लोएस्ट पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पोजीशन में होगा, इसीलिए। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग समझ गए हो, बढ़िया है, आप लोग बढ़िया समझते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves ten meters to east, then 10√3 meter to north. Find magnitude and direction of displacement vector। डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? सर मैग्नीट्यूड होगा 20 मीटर्स और डायरेक्शन है नॉर्थ। नो। चलिए मैं करता हूँ इसको। पहले वो पार्टिकल गया कैसे? 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये गया 10 मीटर। फिर गया कैसे? 10√3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आके पहुंचा ऐसे, है ना? तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो तो सबको दिख रहा है, कितना है? 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर होल ओवर इज 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 20 मीटर। हाँ, डायरेक्शन बताना है। अब सोचो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 20, है ना? अच्छा सपोज ये एंगल थीटा है, क्या आप बता सकते हो हियर व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा होता है b/h। cos थीटा भाई, cos थीटा ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, b/h होता है कितना हो गया? 10/20। इज इट नॉट 1/2 एंड इज नॉट इट इक्वल टू cos 60? इसका मतलब हुआ थीटा इज 60 डिग्री। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, किधर कोई सोचो तो
मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ऐसा है, ये 60 डिग्री है। क्या लिखोगे? नॉर्थ ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट। नो नो नो, नॉर्थ ईस्ट। जब 45 होता है तब नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। सर, ईस्ट ईस्ट। 60 डिग्री, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? ग्राफिकल फॉर्म पढ़ाते वक्त वेक्टर को कैसे लिखते हैं बताए थे कि नहीं बताए थे? यस। तो जो लोग पुराने क्लासेस को याद रखे वो फटाफट बता देंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है कि नहीं? आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।